नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हैं सेकंड, जो कि बी फार्मा 7 सेमेस्टर में है। और इसका यूनिट नंबर 4 हम लोग खत्म करने के कगार पे हैं। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आखिरी लेक्चर है जिसमें हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो लास्ट कुछ टॉपिक बचा था उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। पहला लेक्चर आपने देख लिया, आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी दिक्कत है कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके बाद एक यूनिट और बचेगा और हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी को खत्म करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ओओएस, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। व्हाट इज द ओओएस, इसको समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि आपने सब्जी बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, अंडा करी बनाई, जो आपको टेस्टी लगता। आपने सब्जी बनाई पनीर की, और आपसे जैसे जैसे आप पहली बार बना रहे थे, जैसे जैसे आपको स्पेसिफिकेशन दिए गए थे कि नमक इतना डालना है, मिर्च इतना डालना है, इतनी देर तक गर्म करना है, इतना भूनना है, इतना मसाला, इतना मिर्च, ये होना चाहिए। आपने सारा कुछ बनाया, और बनाने के बाद जब खाना आपने सर्व करने से पहले टेस्ट किया तो आपने देखा यार ये तो वैसा बना ही नहीं जैसा हम चाहते थे। मसाला जल गया है, मिर्च ज्यादा है, नमक कम है। यानी कि जो स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड किया था और उस स्पेसिफिकेशन से रिजल्ट कुछ और आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, OOS। ओके, कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब अगला टॉपिक में हम अगर बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आप उस पर कोई दवा बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने सारे स्पेसिफिकेशन फॉलो किए, सारे स्टेप फॉलो किए, जैसे स्टेप 1 से लेकर स्टेप लास्ट तक आपने सारा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद आपने पाया कि प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं बना, तो अब आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दिस इज द आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। फिर आप क्या करेंगे, पुराना वापस जाएंगे और स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक सारे स्टेप को, सारे प्रोसेस को रीचेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वैलिडेशन चेक करेंगे, कहां पे गलती हुई, और वहां से आपको चूक मालूम चलेगी कि कहां से आपसे मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो यही है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन एनालिटिकल और टेस्ट रिजल्ट ऑफ एनी बैच और मटेरियल इज आउट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एंड प्री डिटरमाइंड लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन, इट इज कॉल्ड ओओएस। यानी जो भी लिमिट है उसके बाहर आ गया, उससे ऊपर आ गया, तो ये ओओएस है। ठीक है, अब ये क्यों हो सकता है, इस केस ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ प्रोसेस, टेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, फिनिश गुड, इन सभी केस में कहीं भी अगर आपसे कोई चूक होती है तो उस केस में आपको ओओएस दिखाई देगा। ठीक है, और जब भी ओएस आपको सामने दोस्तों दिखाई दे तो सबसे सिंपल तरीका क्या करना है, आपको पूरे इन्वेस्टिगेशन को फिर से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस फिर से चेक करना है। ये चीज आपको ध्यान देनी है अगर आपका प्रोसेस रिजल्ट खराब होता है। The investigation is constructed with when OS found analysis. If the initial investigation, all the results should be recorded and well documented, यानी सारे रिजल्ट को आपको फिर से चेक करना है, वेल डॉक्यूमेंटेड करना है। The data should be covered, conveyed with forwarded to the quality control department, और आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो सारा डेटा भेज देना है। देखिए भैया हमने ऐसे ऐसे किया था, ये ऐसे हो गया, अब आप पता करिए कि इसमें गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ पे हुई, ये आपको सारा काम आगे करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनालाइट और सुपरवाइजर, जो ओओएस यानी देखने के लिए जो सुपरवाइजर है, जो एनालिस्ट है, जो ये सारी टेस्टिंग करते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनका रोल है। तो उनके लिए सामने कुछ पॉइंट्स उनको ध्यान देना है, क्योंकि उनको वही एक ऐसे बंदे हैं जो ये एग्जैक्टली पता करके बताएंगे कि कहां से गलती हुई, कहां से चूक हुई और कहां पे आपको आगे ध्यान देना है। तो उस पे क्या सुपरवाइजर कौन कौन से पॉइंट को चेक करेगा, रॉ डेटा ऑफ द रिजल्ट, जो डेटा का रॉ मटेरियल आपने इस्तेमाल किया था वो कैसा है उसको चेक करेगा। क्या आपने रॉ मटेरियल को कैलकुलेशन प्रॉपर किया था, भाई इतने ग्राम के लिए, इतने बैच के लिए इतना ग्राम चाहिए, तो क्या आपने कैलकुलेशन प्रॉपर किया था, वो आपको चाहिए। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हुए थे, प्रोसीजर परफॉर्म बाय द एनालिस्ट, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ सॉल्वेंट, रिएजेंट्स, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, नॉलेज ऑफ एनालिस्ट कितनी अच्छी थी, जिसने किया टेस्टिंग उसको क्या नॉलेज थी कि नहीं ली थी, मेथड आपने जो यूज किया था वैलिडेशन का वो कैसा था, और रिजल्ट ऑब्टेन जो था उसका प्रिजर्वेशन कैसा आपने इस्तेमाल किया। ये सारा चीज आपको वहां पे देखना है, आपको एज लिख लेना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओएस, अगर मान लीजिए आपने ओएस को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने टेस्टिंग किया, आपने पहचान लिया कि हाँ भैया यहाँ पे गलती हुई थी, नमक ज्यादा हो गया था, तेल कच्चा रह गया था, जीरा कम पड़ा था, यानी किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको मालूम है कहाँ पे किस स्टेप पे गलती हुई है, तो अब आपको क्या करना है, उसको 3 पॉइंट करने हैं। पहला, रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड सैंपलिंग, आपको सारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर की और सैंपल जो बना है उसकी रिव्यू करना है। दूसरा, लैब इन्वेस्टिगेशन, जो रिजल्ट आया उसको रिव्यू करना है। उसके साथ आपको जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसकी सप्लीमेंट्री को चेक करना है। ये 3 चीज करके आप उसको फिर से सुधारने का पूरा काम करेंगे, फिर से उसको सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात नेक्स्ट टॉपिक है चेंज कंट्रोल। अब आपने ओओएस परफॉर्म कर लिया, ओओएस परफॉर्म करने के बाद आपको गलती मालूम चल गई कि अच्छा ये जो स्टेप है प्रोडक्ट बनाने में, जो ये स्टेप नंबर 3 है, इसका जो स्टेप नंबर 3 में हम हर बार ये गलती कर रहे हैं।
या स्टेप नंबर चौथे में ये गलती कर रहे हैं, या टैबलेट कोटिंग में ये मटेरियल मिला दे रहे हैं, ग्रेनुलेशन में हम ये ड्राई ग्रेनुलेशन कर रहे हैं, हमको वेट करना चाहिए। यानी कहीं से जो हमको प्रॉब्लम मालूम चल जाएगी कि जिसके कारण ओओएस हुआ है, उसी प्रोसेस को चेंज करके नया प्रोसेस लाएंगे ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो वो जो फिर से हम चेंज करके नया प्रोसेस लाएंगे, दिस इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल। ओके, यानी ओओएस के बाद जो प्रोडक्ट में हम अपना चेंज करेंगे, जो उसको चेंज करके नया लाएंगे, कोशिश करेंगे, दिस इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल। क्लियर हो गया? तो चेंज कंट्रोल को डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मल सिस्टम बाय व्हिच क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी रिव्यू प्रपोज और एक्चुअल चेंज that might affect the validated status, facilities, system, equipment, process. The intent to be determined need for the action would ensure document that system is maintained and validated. ओके, अब फंक्शन क्या क्या है चेंज कंट्रोल का? भाई आपको चेंज क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर जो चेंज करने के बाद क्या वो चेंज करने का प्रोडक्ट सही हो गया उसका रिव्यू करना है, फिर आपको उस चेंज को अप्रूवल देना है कि हाँ भैया इसको करने के बाद ठीक हो गया, मतलब ये चेंज हमारा ठीक है, दिस इज द अप्रूवल। वैलिडेशन करना है चेंज का, ठीक है, और फिर उसकी एनालिसिस करनी है। सारा काम चेंज कंट्रोल वाले का काम होता है, उसको ये करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हम चेंज कर सकते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ चेंजेस। मैन्युफैक्चरिंग में हम चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के एस्पेक्ट पे हम चेंज कर सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में हम चेंज कर सकते हैं, और मार्केटिंग में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। रिटन प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो भी हम वहां पे भी इसको प्रोडक्ट को अपने चेंज करके, प्रोसीजर को चेंज करके नया प्रोसीजर बना सकते हैं। ठीक है, अब आईएसओ क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारी कंपनियां होती है जहां पे आईएसओ सर्टिफिकेशन 9000, 2003, 9001, 2008 ऐसे लिखा रहता है ना। वो अलग अलग एक सर्टिफिकेशन है जो किस कंपनी में अलग अलग क्षेत्रों में आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ देते हैं, इसको डायरेक्ट मुद्दे पे देखिए, उसको छोड़िए, डायरेक्ट देखते हैं जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है जो 9000 की सीरीज है वो कहाँ कहाँ देती है। आईएसओ 9000 होती है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन के लिए दिया जाता है। 9001 जो होता है वो क्यूए एंड डिजाइन, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और सर्विस के लिए दिया जाता है, इंस्टॉलेशन के लिए। 9002 जो होता है वो क्यूए एंड प्रोडक्शन, सर्विस और इंस्टॉलेशन के लिए दिया जाता है। 9003 जो होता है वो मॉडल फॉर क्यूए एंड फाइनल इंस्पेक्शन एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग पे दिया जाता है। 9004 जो होता है वो क्यूए मैनेजमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट के देते हैं। यानी हर अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है जो ये डिफाइन, अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है तो ये क्लियर है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उस क्षेत्र में आप सर्टिफाइड है। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है, अगर आपको किसी कंपनी में आप अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, लोग जानेंगे भैया इसकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, इन्हीं के यहाँ से प्रोडक्ट खरीदो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इंटरनेशनल आपको पहचान मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको। रिलायबिलिटी, मार्केट में आपको भरोसा बढ़ेगा आपके लिए। कैपेबिलिटी, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आपको कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होंगे। और रिलेशनशिप, आपका हमेशा स्टॉक होल्डर कस्टमर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं ये आईएसओ सर्टिफाइड है और ये प्रोडक्ट बहुत ही इनका अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एनएबीएल। एनएबीएल एक संस्था है, एनएबीएल एक ऐसी संस्था है जो लोगों को अच्छी क्वालिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले आईएसओ सर्टिफिकेट देखा, उसी तरह से आईएसओ के साथ मिलकर एनएबीएल भी एक ऐसी संस्था है जो अच्छे कामों के लिए, सही कामों के लिए आपको सर्टिफिकेट देती है। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है प्रमाणित करना, जो प्रमाण पत्र देते हैं। तो ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी, दिस इज कॉल्ड एनएबीएल। ठीक है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को आपके सर्टिफिकेट देती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशन सिस्टम है। एक्रेडिटेशन सिस्टम है आईएसओ आईईसी 17011 2017, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के लिए है, मेडिकल लैबोरेटरीज के लिए, पीटीपी के लिए, आरएमपी के लिए, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कि कौन कौन से एरिया में ये जो आपके एनएबीएल्स है वो क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको देखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है, एज इट इज कॉपी में लिखिए, पेज भरिए, नथिंग एल्स, कुछ भी कुछ खास नहीं करना। एडवांटेज क्या है, अगर आपको एनएबीएल सर्टिफिकेट मिलता है तो क्या है, जैसे आपने आईएसओ सर्टिफिकेट देखा था उसका मिलने का फायदा क्या था, उसी तरह से एनएबीएल के सर्टिफिकेट मिलने के क्या क्या फायदे हैं। पहला तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, टेस्टिंग रिपोर्ट्स के लिए आपके लैब की वैल्यू बढ़ेगी। आपकी लैब अगर आपका एनएबीएल अप्रूव्ड है, मतलब आपके यहाँ से कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर टेस्ट कराएगा तो उसका ये होगा कि भैया नहीं, इसके यहाँ से एनएबीएल अप्रूव्ड है, ये सबसे अच्छी लैबोरेटरी। ठीक है,
बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्रेडिटेशन इंश्योरेंस प्रमाणित करने की क्षमता बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर जो एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन लेबोरेटरी कैन हैव ग्रेटर एक्सेस होते हैं, वो ढेर सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, नीड ऑफ रीटेस्टिंग कम होगी क्योंकि एक ही बार में आपका टेस्ट होगा वो अप्रूव्ड माना जाएगा। ये सारी चीजें हैं, और एम्प्लॉय स्टाफ, ये सब चीजें आपका यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थैंक यू सो मच, हम लोगों ने खत्म कर लिया है सब्जेक्ट, हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 खत्म कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो